आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आज आपको सेकंड अप्रोच जो है वो काउंसलिंग की करवाऊँगा। तो काउंसलिंग की जो सेकंड अप्रोच टाइप या टेक्निक है वो है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, अनिर्देशीय परामर्श। अनिर्देशीय परामर्श क्या होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है कि ये जो विचारधारा है इसके फादर कौन है। द फादर ऑफ दिस टाइप ऑफ काउंसलिंग इज कार्ल रोजर्स। तो कार्ल रोजर का आपने नाम याद रखना है, जो इस विचारधारा के प्रवर्तक हैं। और इसको हम क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच भी कह देते हैं। परामर्श केंद्रित जो परामर्श है वो अनिर्देशीय परामर्श है। तो ये एक ऐसा परामर्श है, इसमें जो परामर्श प्रार्थी होता है, परामर्श प्रार्थी मतलब क्लाइंट, यानी कि जिसने परामर्श प्राप्त करना है। तो परामर्श प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति है वो सक्रिय रूप से भाग लेता है, और जो परामर्श दाता है उसको गौण स्थान मिलता है। ठीक है, जिसने परामर्श देना है वो सेकेंडरी प्लेस ऑक्युपाई कर रहा है, और जिसने परामर्श लेना है वो प्राइमरी प्लेस ऑक्युपाई कर रहा है। तो इस प्रकार का जो परामर्श है, इसमें जो परामर्श प्रार्थी है वही ज़्यादातर बोलता है। ठीक है, और जो परामर्श दाता है वो तो पैसिव रहेगा, वो उदासीन रहेगा, वो तो सुनता है, उसका काम सुनना है, मतलब बहुत कम बोलता है। तो इसमें जो परामर्श प्रार्थी है वो अधिकतर अपनी जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी वो खुद ही करता है। परामर्श प्रार्थी ही कहता अपनी समस्याओं का समाधान करता है, और उनको उन समस्याओं की पूर्ति कैसे हो, हाउ ही विल कंप्लीट दैट प्रॉब्लम, वो स्वयं प्लानिंग के द्वारा उनकी पूर्ति करता है। तो इस प्रकार का जो परामर्श है, इसमें परामर्श दाता है वो कोई निर्णय नहीं लेता, बल्कि वो परामर्श प्रार्थी में खुद निर्णय लेने की जो क्षमता है वो पैदा होता है। ठीक है, परामर्श प्रार्थी के अंदर वो निर्णय लेने की जो एबिलिटी है, एबिलिटी टू टेक डिसीजंस बाय द क्लाइंट, दैट इज डेवलप्ड बाय द काउंसलर। तो काउंसलर के द्वारा क्लाइंट के अंदर निर्णय लेने की क्षमता विकसित की जाती है। तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि ये जो अनिर्देशीय परामर्श है, इसमें जो निर्णय लेना है, योजना बनाना है, और उस योजना का अनुकरण करना, ठीक है, ये जितने भी प्रकार के कार्य हैं, ये कार्य परामर्श प्रार्थी के द्वारा ही संपादित किए जाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अनिर्देशीय परामर्श क्या होता है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला तो यही है कि ये क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग होती है, मतलब परामर्श प्रार्थी केंद्रित जो संबंधित है उससे संबंधित है ये क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग है। क्योंकि जो अनिर्देशीय परामर्श है, इसमें वह व्यक्ति जो समस्याओं से ग्रसित है, ऐसा व्यक्ति जिसको समस्या है और वो उनसे छुटकारा पाना जाता है, तो उसी को ही, मतलब परामर्श चाहने वाले को ही अधिक महत्व दिया जाता है। क्लाइंट सेंटर्ड जिसकी समस्या है उसी को महत्व दिया जाएगा। तो परामर्शदाता कुछ स्थितियां पैदा करेगा, और उन स्थितियों में परामर्श प्रार्थी अपनी समस्या का हल ढूंढता है। ये आपने ध्यान रखना है इसमें। मतलब आत्मनिर्भरता जो है यहाँ पर देखी जा सकती है क्लाइंट के ऊपर। सेकंड आता है कि एम्फेसिस ऑन फीलिंग एंड इमोशन। जो भावना है, जो आवेग है, उन पर बल रहता है। जो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है उस पर इतना बल नहीं रहता, बल्कि जो फीलिंग्स हैं उसके ऊपर ज्यादा बल दिया जाता है। ठीक है, परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी को बोलता है कि आप अपनी भावनाओं को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है व्यक्त करें। ठीक है, काउंसलर प्रोवाइड फुल अपॉर्चुनिटी टू द क्लाइंट टू एक्सप्रेस हिज व्यूज फ्रीली, टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स फ्रीली। तो जो भी प्रार्थी की दमित इच्छाएं होंगी, विचार होंगे, भावनाएं होंगी, वो व्यक्त की जाएंगी। कोई नियम यहाँ नहीं सिखाया जाता, कोई आदर्श नहीं सिखाया जाता, और न ही कोई प्रतिबंध लगाया जाता है। ठीक है, तो एक जो भावनाएं हैं उनका सच्चा ज्ञान, जो है इच्छाएं हैं उनका सच्चा ज्ञान यहाँ प्राप्त होता है। जो थर्ड इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आता है उचित वातावरण, जिसको हम कहते हैं परमिसिव एटमॉस्फेयर। अनिर्देशीय परामर्श है, इसमें परामर्श दाता है, उसका प्रमुख काम क्या है, एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाना। ठीक है, अच्छे एनवायरनमेंट में ही किसी समस्या को हल किया जा सकता है। समस्या की जो संतरपूर्वक अभिव्यक्ति है उसके माध्यम से ही स्थितियों को अच्छी तरह से
समझा जा सकता है, उसका विश्लेषण किया जा सकता है और उसके समाधान के लिए जो है वो स्वयं एफर्ट्स किए जाएं। ऐसी जो आकांक्षा है, इच्छा है, वो परामर्श प्रार्थी के अंदर डेवलप हो, ये परामर्श देने वाले को इस योग्य बनाया जाता है कि वो क्लाइंट के अंदर ये क्वालिटीज डेवलप करे। ठीक है, जहां तक एजम्पशंस की बात आती है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग की, तो इसमें ये लिख सकते हैं हम कि जो परामर्श चाहने वाला है उसको ज्यादा से ज्यादा संतोष मिले, अधिकतम संतोष की प्राप्ति होनी चाहिए। दूसरा, जो समस्या का समाधान है वो परामर्श प्रार्थी के जीवन के अनुकूल हो, ये इसकी मेन एजम्पशन है। और परामर्श से संबंधित अंतिम निर्णय है वो क्लाइंट ले, लास्ट डिसीजन शुड बी टेकन बाय द क्लाइंट। ठीक है, और परामर्श दाता जो है उसको तो स्कैंटी प्लेस ऑक्यूपाई करनी है, उसको ज्यादा नहीं बोलना। ठीक है, और जो संवेगात्मक संघर्ष है, उचित समायोजन में एक बड़ी बाधा है संवेगात्मक संघर्ष। ठीक है, तो ये कुछ एजम्पशंस थी। जहां तक स्टेप्स की बात आती है तो स्टेप्स जो कार्ल रोजर ने बताए वो यही थे कि व्यक्ति जब भी किसी कठिनाई का अनुभव करता है तो उसके बाद वो स्वयं परामर्शदाता के पास आता है। परामर्शदाता के पास आएगा जब उसको कठिनाई हुई, फर्स्ट स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या हो सकता है, जो परामर्शदाता है वो ये सोचता है भाई वो कुछ ऐसा प्रदर्शन करेगा कि वो उसकी समस्या का समाधान नहीं जानता, वो ऐसा प्रदर्शित करेगा, हालांकि उसको पता होगा समाधान, पर वो प्रदर्शित करेगा मुझे नहीं आ रहा है आपकी समस्या। वो क्यों ऐसा करेगा? वो क्योंकि समस्या का हल तो उसने क्लाइंट से करवाना है, इसलिए करता है वैसे। ठीक है, वो उसका समाधान करने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। तीसरा इसमें आ सकता है कि ये जो महत्वपूर्ण ढंग है ये भी कहीं ना कहीं परामर्श प्रार्थी को मुफ्त सहायता देने के लिए प्रोत्साहित करता है, ये भी इसका स्टेप है। चौथा स्टेप इसमें आता है कि परामर्श प्रार्थी की जो भावनाएं हैं उनको समझने का प्रयास यहाँ रहता है। और पांचवा है कि जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति, जब प्रार्थी ने अपनी इच्छाओं को बता दिया तो धीरे धीरे उसके अंदर जो इंसाइट है, सूझ है, अंतर्दृष्टि है, वो डेवलप होती है। और अंत में क्या होगा, सिक्स्थ स्टेप, परामर्श प्रार्थी के जो अवरोध है वो दूर हो जाएंगे, वो स्वयं को हल्का अनुभव करेगा और उसमें निर्णय लेने की क्षमता पैदा हो जाती है। और लास्ट स्टेप क्या है, एक ऐसी स्थिति जहां पर परामर्श प्रार्थी और अधिक सफलता या सहायता की आवश्यकता अनुभव नहीं करता और यहाँ पर काउंसलिंग की प्रोसेस खत्म हो जाती है, उसको और अधिक सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये 7 स्टेप्स में नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग पूरी हो जाती है। जहां तक इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज की बात करें तो एडवांटेजेस में यही है कि इस परामर्श में कोई परीक्षण प्रयोग नहीं किए जाते, कोई परीक्षण या प्रयोग इसमें नहीं होगा और इसमें कठिन परिश्रम भी नहीं करना पड़ता। और दूसरा इसमें आ सकता है कि एक ऐसा निर्देशन है और परामर्श है, इसका प्रभाव हमेशा रहता है, इस निर्देशन का प्रभाव हमेशा रहता है। और जो हालांकि एक धीमी प्रक्रिया है लेकिन एक निश्चित प्रक्रिया है जो समस्या का समाधान करती है और बच्चों के अंदर, क्लाइंट के अंदर उस समस्या को हल करने की योग्यता भी पैदा करती है। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, क्योंकि ये धीमी प्रक्रिया है तो टाइम ज्यादा लगता है। फर्स्ट पॉइंट, धीमी प्रक्रिया है तो टाइम ज्यादा लगेगा। स्कूलों के लिए कहता थोड़ा सा अनसुटेबल है परामर्श, क्योंकि परामर्शदाता को बहुत से छात्रों की समस्याओं को देखना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा स्कूल में दिक्कत आती है और स्कूल में बच्चे पूर्णतः निर्णय लेने के योग्य भी नहीं हो पाते, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज हो सकता है। ठीक है, तो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग आज आपने पढ़ी, मैंने विस्तार से समझाई भी, तो आप वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो कलीग्स हैं उनको भी कहें कि ये वीडियो देखें, सुने इसको, ताकि उनको थोड़ा बढ़िया रहेगा एग्जाम के लिए। आशा है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। कुछ और वीडियो लेके बाद में आऊँगा मैं, तो मेरे वीडियोस देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।